लेक्चर 8 है CMA का। हमने FOH का चैप्टर स्टार्ट किया था और FOH का जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कशन जो की थी लास्ट टाइम, ज़रा उसको समराइज़ कर रहा हूँ। ये फार्मूले लिखे रहेंगे, ये ना लिखिएगा, ये नोट्स में से ही है। यहाँ इसलिए लिखे हैं आप इसको देख देख के बार बार नोट्स कंसल्ट ना करने पड़े, तो वो फार्मूले यहाँ पे एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिए काम के। तो हमने सबसे पहली बात ये की थी FOH का, तो मैंने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट ये होती हैं, ये हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, प्लास्टिक की कुर्सी में प्लास्टिक, लोहे की कुर्सी में लोहा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके मद्दे मुकाबिल इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं। हमने कहा था ये वो खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री के या बिज़नेस के कॉमन एक्सपेंसेस हैं और कोई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इन एक्सपेंसेस का फ़ायदा उठा रही होती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कॉमन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लकड़ी की कुर्सी में लकड़ी लग रही है, प्लास्टिक की कुर्सी में प्लास्टिक है, लोहे की कुर्सी में लोहा है। मसला इसका है, ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं इनको प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। इस चैप्टर में हमारा वास्ता इससे पड़ेगा। ये अगर दी भी होंगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो उसको डायरेक्ट उठा के प्रोडक्शन कॉस्ट में ले आना है। असल में आपने इस चैप्टर में हमने कहा था क्या सीखना है कि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं या जो भी, वो चेयर ले आना बेटा ज़रा, चेयर कम, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, वो आपने प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इस चैप्टर का पर्पस क्या था? एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, इधर सीधी रख लो, शाबाश। एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री। मैंने रेंट की मिसाल दी थी शायद आपको कि रेंट को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लकड़ी की कुर्सी में और लोहे की कुर्सी में रेंट एक्सपेंस कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा। मैंने रेंट की मिसाल ली थी। ऐसे हज़ारों फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसका नाम था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या नाम था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की सबसे पुरानी शक्ल का नाम है सिंगल रेट सिस्टम। सिंगल रेट क्या होता है? ये एक टूल है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलती है। तो ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं उसको। तो सिंगल रेट था, डिपार्टमेंट रेट था और तीसरा था एक्टिविटी बेस्ड। सिंगल रेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। सिंगल रेट सिस्टम में क्या होगा? पूरी फैक्ट्री का तमाम ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस को तकसीम करने के लिए एक रेट परसेंटेज में होगा। पर यूनिट भी दे सकता है, 5 रुपए पर यूनिट या 15 रुपए पर लेबर आवर, इस तरह रेट दिया होगा। रेट का मतलब है या रुपीस पर यूनिट पर आवर दिया होगा या परसेंटेज में होगा। उस रेट का फ़ायदा यह है कि आप अपने पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करके किसी भी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। रेट निकालते कैसे हैं, कब निकालते हैं, ये सारी गुफ्तगू पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अगर आप छुट्टी पे थे तो आप जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। नहीं देख सकते, अभी नहीं अपलोड हो रहा, तो वीकेंड पे देख लीजिएगा। लेकिन मैंने मोटी मोटी डिस्कशन ये कर रहा हूँ। हमने ये कहा था कि आपने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको FOH के रेट की ज़रूरत पड़ती है। उस रेट को मैं यहाँ OAR मीन्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंगल रेट सिस्टम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप साल के शुरू पे लगाया जाता है, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे। कब? स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे पहला स्टेप अप्लाई किया जाता है और रेट निकाला जाएगा सिंगल रेट। सिंगल का मतलब है सारे खर्चे फैक्ट्री के पकड़ के ना, मटेरियल लेबर के अलावा सारे खर्चे पकड़ के एक ही बेस पर डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? बजटेड या एस्टिमेटेड टोटल खर्चे रुपीस में होंगे।
नीचे बेस लेनी है तो उसको कहते हैं टोटल एक्टिविटी लेवल, बजटेड टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू 100। बार बार नहीं होना, 3 केस में नहीं होना, 3 केस में होना है। तो बेटा मैंने कहा था ये जो नीचे लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है इसमें यूनिट्स मांग सकता है और यूनिट्स कह सकता है प्रोडक्ट के, या इसके नीचे लेबर आवर हो सकते हैं, या इसके नीचे क्या हो सकते हैं, तीनों क्वांटिटी हैं, वॉल्यूम्स हैं, इनमें इनटू 100 नहीं करना। लेकिन अगर बेस में नीचे वो कह दे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट कह दे, फिर आपने इनटू 100 करना है और आंसर विल बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये रेट क्यों निकाला है? इस रेट की मदद से आप अपने ओवरहेड्स को किसी भी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। तो ये रेट हमने बेसिक्स में नहीं पढ़ा था, ये फैक्टर में पढ़ रहे निकालना। आइंदा भी सारी कॉस्ट में दिया होगा, रेट किस शक्ल में दिया होगा, या तो परसेंटेज में होगा अगर ये वाली बेसिस है, पर यूनिट भी हो सकता है, FOH एट द रेट ऑफ 15 रुपये पर आवर भी दे सकता है इस तरह, FOH एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर मशीन आवर भी दे सकता है। बात समझ आ रही है? टोटल 6 बेसिस हैं, कितनी? 6 में से 3 में परसेंटेज से दिया होगा, और अगर 3 में दिया हुआ है, तीनों नहीं, तीनों में से किसी एक में, तो वो फिर आपको रुपीज़ दिए होंगे, लेकिन टोटल रुपीज़ नहीं, पर यूनिट पर आवर। इस तरह जब आप ये रेट निकाल लेते हैं साल के शुरू में, अगर सवाल में निकाल के दिया है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, आपके लिए काम आसान कर दिया। और इस चैप्टर के अलावा पूरी कॉस्ट में ये आसान ही है, पूरी कॉस्ट में ये स्टेप करके दिया होता है क्वेश्चन में, पूरी कॉस्ट में ये स्टेप करके दिया होगा बेटा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपने रेट निकाल लिया, रेट निकालने के बाद आपने इस रेट को यहां यूज करना है। ये रेट को यूज कैसे करना है? जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दरमियान, ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दरमियान जब भी प्रोडक्ट बनाओगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखोगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखोगे, तीसरी चीज क्या लिखोगे? ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपको रेट की मदद से निकाल के लिखनी है। किसकी मदद से निकाल के लिखनी है? रेट की मदद से निकाल के लिखनी है आपने। तो अब ये रेट को यूज़ करना हमें पहले ही आता है। अगर मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में जो आपको रेट दिया हुआ था, या बल्कि सॉरी दिया क्या था, आपने निकाला 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये रेट है मिसाल के तौर पर, स्टेप 1 का जवाब इस तरह ही लिखा जाता है, 70% ऑफ। अब नीचे पर मटेरियल कॉपी हो गया, लेबर कॉपी हो गया, ये रकम नहीं है। अब ये कैसे निकलेगी? हाँ जी, कैसे निकलेगी? अब इस प्रोडक्ट में कैसे निकालोगे? जो भी ये प्रोडक्ट होगी, क्योंकि रेट क्या लिखा हुआ है? 70% ऑफ। तो आप यहाँ पे जो भी आपका OA आ रहा है 70% इनटू इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी जो इसका एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है उससे ज़रब दे दें। ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, ये आपको पता है, ना भी मैं बताऊं तो आपको पता है। सर जी अगर रेट 70% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, इसका 70% लिए तो FOH आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ये ज़रूरी नहीं है रटना। असल में ये रटना ज़रूरी है, ये लिखना भी ज़रूरी होता है। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये उन लोगों के लिए है जो हर स्टेप पे फॉर्मूला चाहते हैं। वैसे मैं इसके भी नहीं हूँ, टोटल खर्चे टोटल डिवाइड बाय टोटल बेस करना है बस, ये भी कुछ नहीं है, टोटल खर्चों को डिवाइडेड बाय टोटल बेस करना है। हाँ ये रटा होनी चाहिए, बेसिस 6 होती हैं। एग्जामिनर बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा, खुद लिखेगा। क्या लाइन लिखता है? क्वेश्चन में ही लिखा होता है, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। ये फिक्रा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ओवरहेड्स आर एलो, या कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये एक लाइन है, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ, कोई जो भी इन 6 में से नाम है। बात समझ आ रही है? देगा, आप पे नहीं छोड़ेगा कि आप तय करें बेस क्या लेनी है। ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली हुई है।
ये जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके जवाब आएगा, जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके जवाब आएगा, ये फैक्ट्री एक्चुअल खर्चे नहीं आए, ये खर्चे एक्चुअल से आपने कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्रोडक्ट है ये। अगर आप बी और सी कितनी प्रोडक्ट्स हैं? तीनों के एफओएच अलग-अलग निकाले जाएंगे। वही रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब। यहाँ पे अब लफ्ज नहीं लिखा हुआ था पहले, तो वो कैमरा बंद हुआ, उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट हुआ है, तो यहाँ मैंने खाली एफओएच लिखा हुआ था। इसके साथ क्या लिखेंगे? एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब होता है पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड एक ही प्रोडक्ट में नहीं लिख दिए, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका एक रीजनेबल पोर्शन लिखा है, यानी पूरी फैक्ट्री के टोटल खर्चों में से कुछ हिस्सा जो इस प्रोडक्ट ने उठाया। मैं मिसाल देता होता हूँ, हर दफ़ा आपके घर में किचन का जितना भी एक्सपेंस है, अगर आपके वालिद साहब ड्यूटी लगा दें कि 3 बेटे हैं, हर बेटे ने इतना इतना खर्चा किचन का टोटल बियर करना है, बड़े बेटे ने इतना, दरमियानी ने इतना, छोटे ने इतना, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि किचन का टोटल खर्चा पहले पहला बेटा उठाएगा, फिर उतने ही पैसे छोटा बेटा भी देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका किचन का खर्चा ₹1,00,000 मिसाल के तौर पर, और वालिद साहब कहते हैं बड़े बेटे ने ₹50,000 कंट्रीब्यूट करना है, दरमियान वाले ने 40,000 कंट्रीब्यूट करना है, और जो वो तो वालिद साहब ने अपनी मर्ज़ी से कह दिया ना, 50, 40 और 10। सबसे छोटे वाला ट्रेनिंग शेनिंग कर रहा है, बस फॉर्म में जाता है, आर्टिकल कर रहा है, उसे कहते हैं आपने ₹10,000 कंट्रीब्यूट करना है ज़िम्मेदारी के एहसास के लिए, कि आपको भी पता चले कल को आपने भी घर को लेके चलना है, तो फॉर द सेक कि आपकी एक रूटीन बन जाए। तो 50, 40 और 30। बिल्कुल वैसे ही कारोबार की प्रोडक्ट, कारोबार के बच्चे या बेटे हैं, उन्होंने कमा के देना है, तो कारोबार ने अपने खर्चे, कारोबार ने अपने ये जो कॉमन खर्चे हैं वो सारे ये एक प्रोडक्ट में नहीं लिख देने, बल्कि उन खर्चों को क्या करके लिखना है? तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? टोटल खर्चे लिखे हैं? नहीं, पूरी फैक्ट्री के टोटल खर्चों का एक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन होता है, थोड़ा सा रकम। उस डिस्ट्रीब्यूटेड को इसीलिए तो इसके साथ लफ्ज़ क्या लिखा जाता है? एब्जॉर्ब। लेकिन ये एब्जॉर्ब तब होंगे जब एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अगर एक्टिविटी परफॉर्म ना हो तो ये एब्जॉर्ब। कोई बेटा अनएम्प्लॉयड हो जाए तो अब्बू क्या कहते हैं कि यार आप अभी कंट्रीब्यूट, क्योंकि आप एक्टिविटी परफॉर्म, काम नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने क्वालिफाई करने के लिए ओके, अच्छा ठीक है पहले पढ़ लो, फिर करना ही है सारी ज़िंदगी कंट्रीब्यूट। बिल्कुल इसी तरह किसी साल हमने ए बी सी में से सी बनाई नहीं, फिर जब आपने सी नहीं बनाई तो फिर आप ओवरहेड 3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ए और बी में करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है इदारे की जितनी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में ओवरहेड तकसीम हो के आने हैं, जितना तकसीम शुदा पोर्शन होगा उसको कहेंगे एफओएच, एब्जॉर्ब। अब ये तकसीम किससे की गई है? रेट की मदद से की गई है। रेट अंदाजे से था तो इस तकसीम में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, किसी प्रोडक्ट के हिस्से में कम आ गई अमाउंट, किसी के हिस्से में, तो वो जो फ़र्क है उस फ़र्क को वेरिएंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और वो वेरिएंस वेरिएंस या फ़र्क, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। ये एंड ऑफ पीरियड पे निकाला जाता है डिफरेंस। वेरिएंस कब निकाला जाता है? एंड ऑफ पीरियड पे। और वो निकाला कैसे जाएगा? जो ये रेट की मदद से लिखी होगी इसमें एरर होगी, इसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, लेकिन जो एक्चुअल खर्चे कैश में बिल दिए हैं उनमें एरर नहीं है, वो ठीक होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो खर्चे हैं एफओएच, हाँ जी, ये जो खर्चे हैं एफओएच एब्जॉर्ब्ड, और जितने कैश में बिल दिए हैं एफओएच के एक्चुअल खर्चे, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। उनका क्या निकालेंगे? तो या अंडर एब्जॉर्ब आएगा, अभी अंडर ओवर छोड़े, बस आपने उनका फ़र्क निकाल लेना है, उस फ़र्क से फिर बाद में हम अपने आंसर्स को ठीक कर लेंगे। कोई बच्चे इस फॉर्मूले को अगर ये लिख देते हैं वो भी ठीक है, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल की जगह अगर कोई बच्चा लिख देता है एक्चुअल खर्चे जो कैश में बिल दिए, ये कैश में पे किए होते हैं बिल शिल, और माइनस जितने आपने डिस्ट्रीब्यूट करके एब्जॉर्ब किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके
तो ये फार्मूला लगा दो, ये लगा दो, दोनों ठीक है, मैं ये लगाऊंगा। बाकी मेरे नोट्स में शायद सोल्यूशन में ये लगे हो कई जगह, जानबूझ के मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों फार्मूले नज़र आए। नंबर नहीं करते, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल लिख दो, ये एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब लिख दो। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही बेटा? एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, ये एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब। हाँ भाई बताओ, बजटेड में और एब्जॉर्ब में क्या फ़र्क है? बजटेड जो है वो एस्टिमेटेड है, जबकि एब्जॉर्ब एक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन है उन बजटेड का। जो बजटेड जो है वो एस्टिमेटेड ऑल, बजटेड पूरे बिजनेस के, पूरी फैक्ट्री के एस्टिमेटेड हैं विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक सिर्फ कागजी फिगर है, ये पैसे कहीं पे प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुए। जो डिस्ट्रीब्यूट करके रेट की मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आएगी प्रोडक्ट कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो क्या है? बच्चे समझते हैं बजटेड और एब्जॉर्ब सेम है, नहीं। बजटेड पूरी फैक्ट्री के हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, और एब्जॉर्ब क्या है? आफ्टर। एक्चुअल क्या चीज़ है? जब एक्चुअली कैश में बिल दिए मार्केट में वापडा को, जिसको बिजली के बिल गए वो, तो तीनों में फ़र्क है, बजटेड, एब्जॉर्ब, एक्चुअल। क्या फ़र्क है तीनों में? बजटेड पूरी फैक्ट्री के होते हैं, एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन होता है, और एक्चुअल जो कैश में पे किए हैं। दूसरा फ़र्क, इसको टाइमिंग से भी समझ लेते हैं। बजटेड स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे तय किए जाते हैं, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्ट बनेगी तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, और एक्चुअल पीरियड एंड पे। टाइमिंग से भी समझ सकते हो। तीनों में फ़र्क है, तीनों सेम, और बाय चांस सेम हो जाए तो एक अलग बात है। बाय चांस एक्सेप्शनल सवाल था, ठीक है, अदरवाइज फ़र्क होगा तीनों में। मैंने फ़र्क टाइम से याद रखा हुआ है, बजटेड स्टार्ट ऑफ द पीरियड के, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, और एक्चुअल एंड वे। अभी आप नोट्स में करें, एग्जाम्पल हैं नोट्स में, कितनी एग्जाम्पल हैं नोट्स में? 3 एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल करनी है अभी, ये एग्जाम्पल करनी है। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, करनी है आपने सॉल्व। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ मेरे साथ आएँ, मैंने नहीं करनी, आपने करनी है। मैंने अभी चेक करनी है, दिखाइएगा ज़रा बेटा, आप आपस में देख लें। हाँ जी, पहली एग्जाम्पल में क्या मांगता है? कहता है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हमेशा पहले, कहता है कैलकुलेट प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR को ही कहते हैं, इसका पूरा नाम है। ये रेट निकालना है, और बेस क्या रखनी है? अब ये 6 सवाल बन गए किस्म के छोटे छोटे। पहली दफ़ा बेस क्या रखनी है नीचे? डायरेक्ट लेबर आवर। दूसरी दफ़ा बी की तरह बी है, बी नीचे, हाँ, मशीन आवर। तीसरी बेस यूनिट्स, चौथी लेबर, फिर मटेरियल, और आखिर में क्या है? ये जो DEF है, इसमें इंटू 100 होगा। इंटू 100 तब करते हैं जब ये कॉस्ट वाली बेस हो, अदरवाइज पहली 3 बेसिस में इंटू 100 नहीं होना। ऊपर डेटा क्या दिया है? कहता रहमान लिमिटेड एस्टिमेट्स मींस बजटेड। रहमान लिमिटेड एस्टिमेट्स इट्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब है ये साल के शुरू में पहले दिन बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अभी पूरा साल गुजरना होता है, इसीलिए उसको नेक्स्ट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं है, ये हो सकता है शायद आप पिछले साल अभी एंड हुआ है तो उसके एंड पे कर रहे हो, या अगले साल के पहले दिन पे कर रहे हो, आने वाले साल के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने एस्टिमेट किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 मिलियन, ये रकम दे दी, ये रकम दे दी, कितनी है? 1.5 मिलियन। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 लाख यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस, 4 लाख यूनिट बनाओगे, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? विल बी, मतलब ये भी सारा एस्टिमेटेड डाटा है, 6 लाख रुपए। प्रोडक्शन ऑफ दीज यूनिट विल रिक्वायर 3 लाख, डायरेक्ट लेबर आवर लगेंगे। एस्टिमेटेड वेजिस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को कहते हैं, वेजिस कॉस्ट का दूसरा नाम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। मशीन कितनी चलेगी? द मशीन विल रन अबाउट 50,000 आवर्स, ठीक है, सारी बेसिस दे दी। 10 मिनट का टाइम है, 10 से 15 मिनट, तीनों एग्जाम्पल करनी है, और आंसर नहीं साथ साथ देख रहे। पहले प्लीज़ करें एग्जाम्पल खुद। हाँ जी, नोट्स में से एग्जाम्पल करने के लिए दी हुई हैं, तो एग्जाम्पल 1 ज़रा टैली करें। उसमें आपको FOH के रेट्स मांगे हुए हैं, सिंगल OAR मांगा हुआ है। तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल, बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेस।
तो 15 लाख रुपए के एफओच हैं, कितने के, डिवाइडेड बाय, पहली दफा बेस क्या कहा था, मशीन आवर्स जी, जो पहली बेस दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कितने डायरेक्ट आवर्स, 3 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहली दफा क्योंकि बेस पे ये है तो ये मेरा ख्याल है आ जाएगा आंसर 5 रुपए पर लेबर आवर, बस ये आंसर है, या पर डायरेक्ट लेबर आवर इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। 5 रुपए, खाली 5 नहीं लिखना, 5 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसका मतलब ये होता है कि लेबर 1 घंटा काम करे तो हम उसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट में 5 रुपए के एफओच लिखेंगे। 5 रुपए ये एफओच है, 1 घंटा लेबर के काम करने के बदले 5 रुपए के एफओच है। ये लेबर कॉस्ट नहीं है, लेबर के काम करने के बदले हम 5 रुपए के एफओच रिकॉर्ड करेंगे। बी, उसमें 15 लाख रुपए ऊपर है और नीचे मशीन आवर 5 लाख 50,000 मशीन आवर्स। आंसर आ जाएगा 30 रुपीज पर मशीन आवर। उर्दू में साथ लिखते हैं क्या मतलब है इसका, इसका मतलब था लेबर 1 घंटा काम करे फैक्ट्री में तो हम 5 रुपए के एफओच प्रोडक्ट कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मशीन 1 घंटा फैक्ट्री में चले प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हम 30 रुपए के एफओच प्रोडक्ट कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। एक मशीन काम करे तो 30 रुपए के एफओच प्रोडक्ट कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। उर्दू इंग्लिश पश्तो जिसमें लिखना है लिख लो, बाद में मैं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं सर, पता नहीं क्या मतलब है, मतलब नहीं पता होगा, ठकाठक कैलकुलेशन आती होगी, कोई फायदा नहीं, हवाई नॉलेज है। 1 घंटा लेबर काम करे तो 5 रुपए के एफओच आपने रिकॉर्ड करने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 1 घंटा मशीन काम करे या मशीन चले तो 30 रुपए के एफओच रिकॉर्ड करने हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरे में 15 लाख रुपए ऊपर रखना है और यूनिट्स की बेस है शायद, कितने यूनिट्स है, 4 लाख यूनिट्स जी, 1 यूनिट फैक्ट्री में बने, 1 यूनिट फैक्ट्री में बने तो हम उस यूनिट में 3 रुपए 75 पैसे के एफओच रिकॉर्ड करेंगे। ये एफओच हैं रुपए, ये जो रुपए नजर आ रहे हैं ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ये भी एफओच हैं, ये भी एफओच हैं, ये भी एफओच हैं जी। आगे डी, 15 लाख रुपए के एफओच डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी, 1.8 मिलियन। अब इसमें इंटू 100 नहीं करेंगे तो काम खराब है, शायद नंबर काट ले एग्जामिनर, वैसे काटना नहीं चाहिए लेकिन आई कैप का कोई पता नहीं, वो कहता है कन्वेंशंस पे चलना चाहिए बच्चे को। 15 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, 83 पॉइंट पर नहीं लिखते, उसमें लिखते होते हैं ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है 83.33% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगला ई, 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी कितनी, 6 लाख रुपए इंटू 100, तो ये तो 100% से ऊपर आ जाएगा आंसर, 250% ऑफ। पढ़ते कैसे इसको, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 83% करें तो एफओच आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का अगर हम 250% लें तो उस प्रोडक्ट के एफओच आ जाएंगे जिसकी हम एफओच निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट का 250% लें, इधर किसका, लेबर कॉस्ट का 83% लें तो एफओच आ जाएंगे। और आखिर में मेरा ख्याल है एफ आखिरी है शायद, 15 लाख रुपए के एफओच, प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल 6 लाख का डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर 18 लाख, 24 लाख आ जाएगा ये, 62.5% प्राइम कॉस्ट। अगर हम प्राइम कॉस्ट का इतने परसेंट लें तो हमारे पास उस प्रोडक्ट के
पल हो सबने कर लिया है। दूसरा खाली करना है, जॉब लिखा हुआ है, कोई जॉब, जॉब ऑर्डर कहते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल 2 में जब मैं आता हूं, एग्जाम्पल 2 में आता हूं, तो उसमें भी उसने FOH के रेट्स निकलवाए हुए हैं, यानी पर प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा ख्याल है, दिखाओ जरा प्लीज जी, मेरा ख्याल है उसने सबसे पहले यहां पर ए में पहली बेस उसने मेरा ख्याल है FOH दिए हुए थे 5,25,000, बी में भी 5, और सी में भी मेरा ख्याल है 5 लाख। न्यूमरेटर सेम रहा। पहली दफा बेस बताई है उसने, डायरेक्ट लेबर आवर्स वहां टाइम के तौर पे दिया हुआ है 60,000। आंसर क्या आता है पर लेबर आवर। अगर लेबर 1 घंटा काम करे तो हम इतने FOH को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या रखना है नीचे, 7,50,000 रुपए, क्योंकि नीचे रुपए हैं, इंटू 100 करना है। अच्छा मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट, किसको ये नहीं पता चल रहा कि कब इंटू 100 करना है कोई ऐसा स्टूडेंट? सबको समझ आ रहा है इंटू 100 कब करना है? जब नीचे रुपीज़ वाली कोई भी बेस हो, कॉस्ट हो। बस ये बड़ा मसला तंग करता है कईयों को, बाकी ना भी इंटू 100 करें तो इतना कोई मसला जी। आई कैप को थोड़ा होता है कि ये हट क्यों गए कन्वेंशन से। कितना आता आंसर? 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगला 5,25 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपए, 170 ऑफ। इसी सवाल के सेकंड पार्ट में उसने कहा भाई कोई जॉब है, जॉब मतलब ग्राहक से ऑर्डर मिला है, ऑर्डर का नंबर क्या है? कहता है ये रेट, पहले ये रेट इस्तेमाल करके जॉब की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, ईच रेट का हुआ है, फिर ये वाला रेट यूज करके उसी जॉब की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। पेपर रियल लाइफ में तो वैसे ये तीनों नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आई कैप या मेरी मिसाल आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रही है कि जैसे मैंने ये लिखा नहीं हुआ मटेरियल लेबर FOH, प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 चीज़ें आती है ना, मटेरियल, लेबर और, कहता है पहली दफ़ा FOH इस रेट से निकाल के लिखो उसमें, दूसरी दफ़ा FOH ये वाले रेट के यूज़ करो, और तीसरी दफ़ा ये। 3 दफ़ा प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी? हाँ जी, जॉब का क्या नाम है? ये अलहदा सवाल है, ये मतलब ये इसको दोबारा वो कर रहे हैं आप ये वाला रेट इस्तेमाल करके। तो जॉब नंबर हमें पता है, जॉब नंबर 924 का मटेरियल दिया हुआ है। हाँ जी, जॉब नंबर 924 का मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ था 2,000 नहीं 20,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 80, FOH कॉस्ट, और आगे लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड। क्या लिखेंगे? मतलब है रेट से तकसीम, ये वाला रेट यूज करना है। 8.75 रुपीज़ के FOH हैं पर लेबर आवर का मतलब है अगर इस प्रोडक्ट पे 1 घंटा काम हो या जिस पे भी हो, 1 घंटा काम करने के बदले इतने FOH हैं, तो ये प्रोडक्ट कितने घंटे में बनी है लेबर के? देखो क्वेश्चन में बता, ये कितने घंटों में बनी है? 1400 घंटों में बनी है। तो अगर ये 1400 घंटों में बनी तो उतने FOH बर्दाश्त करेगी। अगर ये 1600 घंटों में बनी होती तो 1600 घंटों के हिसाब से FOH बियर करती। अगर ये 600 घंटों में बनी होती, यानी जितने घंटों में ये बनी है उतना खर्चा बर्दाश्त करेगी। रेट क्या है? 8.75 का 1 घंटे का खर्चा, क्योंकि 1400 घंटे में बनी है तो 1400 घंटे के एसोसिएटेड खर्चे FOH के। 1 घंटे के खर्चे क्या हैं FOH के?
और ये प्रोडक्ट 1400 घंटों में बनी है, ये वाली 122 इस प्रोडक्ट के हिस्से में ये एफओच आएंगे। प्रोडक्ट या ऑर्डर जो भी है जमा करो 406, ये इसकी क्या निकल आई, ये मांगी हुई थी। और पता लग गया? नहीं समझ आई? हाँ जी, लास्ट रो में जो बेटी बैठी हैं दूसरा करवाएं, लास्ट रो में जी बेटी, ये दूसरा वाला कराएं ज़रा, ये वाला रेट यूज़ करें अब। ये तो वही कॉपी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20, और एक मिनट बेटी, ये लेबर वही 80, 400, एफओएच कॉस्ट एब्जॉर्ब, हाँ जी ये रेट है जी बेटी। क्या करोगी? लास्ट 70% ऑफ 20 का क्यों लिया है? 84 का क्यों नहीं लिया बेटी? 20,000 का क्यों ले रही हैं? बेस, हाँ ये बेस देखें क्या लिखा हुआ है, 70% ऑफ के बाद किसके ऊपर कहा हुआ है? अगर मैं इसका ले लूंगा ना 84 का, तो वो मैंने खिचड़ी पका के अगला वाला रेट इस्तेमाल कर लिया, वो सोल्यूशन इसके लिए रेलेवेंट है। इस रेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 70% ऑफ, इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट की मदद से एफओच निकलने हैं। समझ आ रही है? इस प्रोडक्ट को बनाने पर 924 ऑर्डर को बनाने पर जितना भी मटेरियल लगेगा उस मटेरियल का 70% करोगे तो एफओच आ जाएंगे एसोसिएटेड। तो इस पे मटेरियल लगा है 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए का 70% कर लेना है, मेरा ख्याल है 14,000, तो ये प्लस कर लोगे। अगला भी ऐसे ही है, मेरा ख्याल है 20,000, 8400, और एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे? हाँ जी 175% इंटू 20,000 करोगे, गलत है 8400 का, क्योंकि भाई ये देखो बेस क्या लिखी हुई है, लेबर कॉस्ट के ऊपर है ना, लेबर कॉस्ट का 175% करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, को। 1, अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ जल्दबाजी में जल्दी करा दिया है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको दिया था, मैं टैली कर रहा हूँ, मैं करा नहीं रहा। हाँ ये मैंने कराया हुआ है बेसिक में, ये भी बेसिक में मेरे कराए बगैर आपने किया हुआ है, ये चीज़ नहीं है। इसके ऊपर अगर आपकी इधर कोई गलती है ना तो फिर आपको बेसिक नहीं आती। ये बेसिक से चोरी किया है, ये असल में इस चैप्टर में है, रेट कैसे निकालना है, या ये वेरिएंस यहाँ आना ही बहुत कम है। आप समझिए आपने मेन जो ग्रिप करनी है ना वो दो चीज़ों पे करनी है, रेट कैसे निकालना है और रेट को यूज़ करके प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बहुत कम आएगा वेरिएंस, बहुत कम, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर आया हुआ है लेकिन ना होने के बराबर। एग्जाम्पल 3 घर से खुद कीजिएगा, बस छोड़ दे इसको, आ जाए हो गई है। जिन्होंने ठीक है, जिनसे अभी नहीं हुई वो होमवर्क लिख लें, ठीक है, पता लग रहा है। अब आ जाओ पास्ट पेपर के क्वेश्चन पे, आगे पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा शायद नोट्स में, है कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन? पेज नंबर 4 पे है, क्वेश्चन बैंक लिखा होगा और इसमें पेज नंबर 4 होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ जी। सिंगल रेट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। हाँ जी, पहले वाला तो अभी करना नहीं, जब चैप्टर खत्म होगा तब कीजिएगा। वजह आप बीच में कुछ एंट्रियों की भी बातें हैं, खपते रहेंगे ऐसे ही। अभी पढ़ा है, जो चीज़ नहीं ना पढ़ी होती, ये मैंने तरतीब लिखी हुई है मोस्टली आई कैप की अटेम्प्ट के हिसाब से। मतलब 2003 का सबसे पहले सवाल देखें, ऊपर अटेम्प्ट लिखी हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो आई कैप के पास पेपर में 2003 में आया था, और उसका सवाल नंबर कौन सा था, उसके मार्क्स भी लिखे हैं। ये सारे पास्ट पेपर के सवाल हैं, मैं आई कैप के सवालों से बाहर नहीं जाता। ACCA के इधर उधर से पकड़ पकड़ के आसान सवाल नहीं करवाता। आई कैप के सवाल टेस्ट में भी आई कैप के सवालों को मिक्स करके देता हूँ टेस्ट में। पहला टेस्ट छोड़ दें, वो बहुत आसान था, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना है। बेटा एक पहला सवाल छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं लिखने के लिए, ठीक है अभी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं और 4 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी करेंगे, घर से 4 करके लाएंगे, और 3 मैं 3 कल टैली करूंगा, 4 नहीं, मैं 4 नहीं टैली करूंगा। 4 में आपने कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे,
बल्कि 3 मैं कल कराऊंगा, आप 3 करके ना आए, बस पढ़ाइएगा। आज का आपका काम क्या है, अभी हम 2 करेंगे, 2 की तकरीबन 90% कॉपी, 100 नहीं कह सकता, 90-95% कॉपी 4 है। 2 और 4 सेम है, हाँ थोड़ा 3 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, नहीं बी पे आए, ए अभी फिलहाल पेंडिंग करते हैं, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सबके पास है पास पेपर नोट्स? ये क्वेश्चन में कहता है रिक्वायरमेंट पर कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आवर रेट, कंप्यूट द रिवाइज्ड। याद रखें आई कैप में जब भी किसी चीज को रिवाइज्ड कह रहे हैं इसका मतलब है वो पहले भी थी लेकिन उसने क्वेश्चन में ना कोई चेंज बताई होगी, आपने उस चेंज को इंक्लूड करने के बाद दोबारा वही चीज कैलकुलेट करके दिखानी है। रिवाइज का मतलब होता है आफ्टर मेकिंग चेंजेस, आफ्टर मेकिंग, और चेंज के बगैर वाले को रिवाइज नहीं कहते। ओरिजिनल वाले को करंट कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग कह सकते हैं, चेंजेस के बाद वाले को कहते हैं, कहता है रिवाइज क्या निकाल के दिखाओ, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब है एक्चुअली वो आपसे ये OAR ही मांग रहा है लेकिन नीचे जो बेस रखनी है ना मशीन आवर रखनी है। हाँ मशीन, लेबर आवर रेट कह दे, ठीक है, लेबर आवर रेट कह दे, फिर नीचे लेबर आवर। तो वैसे उसने क्या है, रिवाइज्ड मशीन आवर रेट का मतलब है FOH रेट ही निकालना है जिसकी बेस मशीन आवर होगी। आगे किस डिपार्टमेंट का निकालना है, कोई कटिंग डिपार्टमेंट है, सारा डाटा ही उसका दिया हुआ है। ड्यूरिंग 2008 आफ्टर परचेज ऑफ द न्यू मशीन ड्यूरिंग द ईयर, ईयर को अंडरलाइन करें, मंथ वाइज नहीं करना, पूरे साल का करना है, मंथ वाइज नहीं करना। ड्यूरिंग द ईयर के बाद आगे अगर वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ, फिर वो मैं मंथली, अब मैं मंथली नहीं लूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में मंथली डाटा दिया हुआ तो आपने उसको पूरे साल में कन्वर्ट करके लेना है फॉर द ईयर में। टाइमिंग ज़रूर पढ़नी है कॉस्ट में ध्यान से, सवाल में फॉर द ईयर मांगा है, फॉर द मंथ। बस अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, पाए द फॉर्मूला की बनना चाहिए। इसका बनेगा बजटेड टोटल, मैं लिख दूंगा रिवाइज्ड बजटेड टोटल FOH कॉस्ट, रिवाइज क्योंकि कुछ चेंजेस होंगी, बस मैं साथ रिवाइज बजटेड टोटल FOH कॉस्ट नीचे आ जाएंगे, रिवाइज्ड बजटेड, रिवाइज का लफ्ज़ ज़बरदस्ती घुसा दो, अगर आप रिवाइज ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वही टोटल FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। हाँ जी सवाल पढ़ो भाई ऊंची आवाज़ से, अब आप बातें करना चाह रहे हैं पढ़ें, एनर्जी कंज्यूम करें अपनी, पढ़ें शुरू से बिल्कुल, ए पार्ट छोड़ के बी। On December 1, 2007, Zia Textile Mills Limited purchased a new cutting machine for rupees 1.3 million to augment the capacity of 5 existing machines in the cutting department. बस एक लाइन हो गई, हजम करें इसको। हजम करने का मतलब है इसको सोचें क्या कह रहा है, किस डेट पे मशीन खरीदी, लेकिन आपने इस्तेमाल तो 2007 में नहीं करनी, उसने तो आपसे कहा है कि आप क्या नाम है, किस साल के लिए सवाल करो, तो ये एक किस्म का जिस साल का हमने सवाल हल करना है ना उससे तकरीबन 1 माह पहले की डेट पे इन्होंने मशीन परचेज कर ली। लेकिन आपको पता है मशीन ख़रीदने के बाद इंस्टॉल करने, ये करने, उसमें टाइम लगता है, वो टाइम गैप इसी वजह से होगा थोड़ा सा 1 माह का, कहाँ नहीं है वो पता लग जाएगा आगे। तो मशीन कब ख़रीदी थी, कितनी ख़रीदी हैं, न्यू मशीन, एक न्यू मशीन टू ऑगमेंट, ऑगमेंट कहते हैं सपोर्ट देने के लिए, ऑगमेंट का मतलब होता है सहारा देना। मतलब पहले कितनी मशीनें थीं और 5 मशीनों से काम नहीं चल रहा होगा, उन्होंने कहा एक और ले ले ताकि ज़रा हेल्प हो जाए, तो वो असल में उन्होंने अपने काम को आसान बनाने के लिए, टू ऑगमेंट का मतलब है काम को आसान बनाने के लिए एक छठी मशीन ख़रीदी, 2007 में ख़रीदी। कितने की ख़रीदी, कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल होगी। अगर आपने इसको एक FOH एक्सपेंस में ले लिया तो गलत है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है। ये पहले भी वो वैन वाले सवाल में बताया था, मशीनें एक एसेट होती है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट है। डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे इसको,
मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट वही कटिंग का ही सारा डाटा चला है, छोड़ो आगे आगे पढ़ो बेटा। The new machine has an estimated life of 10 years, after which its scrap value is estimated at rupees 1 lakh. जी क्या दिया हुआ है, लाइफ और स्क्रैप क्यों दी है, किस मेथड से निकलेगी, कहा नहीं उसने स्ट्रेट लाइन अभी तक, वैसे हमारी कॉस्ट में ना, आगे शायद कहा हो, आगे कहा हो शायद, अभी नहीं कहा, वैसे ना भी कहे तो कॉस्ट में स्ट्रेट लाइन ही चलती है पूरी। वैसे हमारी सीए की फील्ड में अगर डेप्रिसिएशन का मेथड ना बताया हो तो यू विल एज्यूम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पकड़ो कैलकुलेटर और मुझे बताओ इसकी एक साल की, पूरे 2008 की अगर एक साल की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़े, मेरा ख्याल है ये ऐसे निकलेगी। 13 लाख कॉस्ट थी, 13 लाख की कॉस्ट, रेजिजुअल वैल्यू कितनी है, 1 लाख, लाइफ है इसकी 1 लाख पर एनम। चलो यहाँ तक आगे पढ़ो बेटा। It is the policy of the वो ठीक है, पॉलिसी डेप्रिसिएशन की वो तो मैं ना भी बताता तो हमने तो एज्यूम करना ही ये था, तो ठीक है ये तो उसने बता के हम पे एहसान कर दिया, कोई नहीं असी नहीं मानते तेरा एहसान, सानू पता है पहले पता। चलो आगे चलो नेक्स्ट। पहले पैराग्राफ में काम की बातें क्या थी, अगर ज़रा दोबारा देखें सवाल में उसने कहा था एक कटिंग डिपार्टमेंट है जिसके पास 5 मशीनें, पहले एक नई ले रहे हैं, इसका मतलब है टोटल 6 मशीनें हो जाएंगी टोटल। अब आपने ऊपर 6 मशीनों के खर्चे लिखने हैं, एक आ रही है ना मशीन तो खर्चे बढ़ेंगे, ऊपर 6 मशीनों के खर्चे लिखने हैं, नीचे 6 मशीनों के घंटे लिखने हैं। पहले कितनी मशीनें थी, 5, ठीक है। नई मशीन की कॉस्ट भी दे दी, लाइफ भी दे दी, रेजिजुअल वैल्यू भी दे दी। उन रकमों ने खुद तो कोई नहीं आना, लेकिन उससे एक रकम निकलेगी और वो एफओएच में आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द मशीन एफओएच है, एफओएच डेप्रिस मशीन की है ना, फैक्ट्री में होती है। आगे पढ़ो। The new machine will be available to cutting department with effect from February 1, 2000. आए अकाउंटिंग आ गई। वो कहता है भाई मशीन आपने 1 दिसंबर 7 में ली थी, लेकिन उसको लगाने वर्किंग कंडीशन में लाने तक आपका जनवरी का पूरा महीना भी खाया जाएगा। वो अवेलेबल फॉर वर्किंग जो होगी ना वो 1 फरवरी से होगी। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में जब टाइम लगता है तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ये अकाउंटिंग का पॉइंट है। अब आपको 12 माह की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, हाँ 11 की, या जनवरी तो निकल गया, 1 फरवरी से वो अवेलेबल होगी। 2008 का पूरा साल हम कर रहे हैं, तो बेटा इसमें दिसंबर 2007 का महीना गुजरा, तब वो भी कमीशनिंग पर टाइम लग गया, वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। आपके टीचर ने इंट्रो में आपको बताया होगा किसी भी एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी टाइम है ना वो आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं थी। जब वो पहली दफ़ा अवेलेबल फॉर यूज़ होता है ना एसिड, तब से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू होती है। तो दिसंबर 2007 का पूरा महीना चला गया, जनवरी 2008 का पूरा महीना वो इंस्टॉलेशन ये वो चीज़ें सीधी पदरी करने में लग गया। वो पहली दफ़ा आपको जो इस्तेमाल के लिए मिली वो फरवरी 2008 से थी, इसीलिए वहाँ से उसकी डेप्रिसिएशन कंसिडर होगी। वो लहदा बात है, डेप्रिसिएशन हर रोज़ नहीं निकाली जाती। जब 2008 का एंड होगा ना, ईयर एंड, तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। वो रेलेवेंट पीरियड शुरू होगा जनवरी से क्या फरवरी से, 1 फरवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। मेरी बात समझ आ रही है? पता मसला हल हो गया बेटा आपका कि दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 में वो मशीन वर्किंग के लिए अवेलेबल इंस्टॉल हो रही थी। इंस्टॉलेशन के वक्त की डेप्रिसिएशन नहीं लेते। चलें आगे। It is budgeted that the machine will work for 2600 hours in 2008. हाँ जी, मशीन कितने घंटे काम करेगी? 2600 घंटे। ये वो नई मशीन के घंटे आ गए, मशीन आवर आई है असल में। आगे। The budgeted hours include 80 hours for setting up the machine and 120 hours for maintenance. जी, वो कहता है जो मशीन है ना 2600 घंटे चलेगी या काम करेगी, जिसमें से 80 घंटे मशीन को सेटअप करने पे लगेंगे और 120 घंटे मशीन की मुरम्मत होगी पूरे साल में। अच्छा, ये जो सेटअप का टाइम होता है और ये मेंटेनेंस का, इसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव टाइम। इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोडक्टिव टाइम। यानी इस टाइम में मशीन प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं चल रही। यानी आपने फरवरी में जब उसको शुरू कर दिया ना, बीच में कहीं जाके आपने मुरम्मत के लिए रोका है 2-3 दफ़ा, पता नहीं कब रोका है, लेकिन पूरे साल में
वो 120 घंटों के लिए मुरम्मत के लिए बार बार रुकी है। और जब कोई चीज़ मुरम्मत के लिए रुकती है ना, तो उस वक्त उसकी प्रोडक्ट को बेल्ट टूट गई, को पुर्जा ख़राब हो गया, मशीन है चलनी है, को मसला बन गया। पूरे साल में कितने घंटे मेंटेनेंस के लगे? लो जी, ये बात पहली दफ़ा करने लगा हूँ मैं। अब पहली दफ़ा क्या करने लगा हूँ कि इधर ही रख दें, हाँ जी, पहली दफ़ा करने लगा हूँ कि ये जो नीचे आपने घंटे लेने हैं ना, ये प्रोडक्टिव वाले घंटे लेने हैं, नॉन प्रोडक्टिव घंटे, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट नहीं बनती, प्रोडक्शन ही नहीं ना हो रही। तो ये नीचे असल में मैंने पहले बताया नहीं जानबूझ के, क्योंकि ये सवाल आना था। और जो मैंने घर से होमवर्क के लिए दिया ना, उसमें भी यही मसला है कि नीचे जो घंटे रखने हैं वो टोटल प्रोडक्टिव वाले रखने हैं, टोटल अवेलेबल नहीं, प्रोडक्टिव वाले। अब आपके मशीन के टोटल अवेलेबल 2600 घंटे, 2600 थे कितने, उसमें से 80 घंटे एक निकल गए और 120 एक, तो प्रोडक्टिव कितने हुए वो रखने नीचे। अगर मैं सिर्फ नई मशीन की बात करूं, वैसे तो बाकियों के भी लेने हैं। अब ये कई बच्चे पूछते हैं सर जी मेंटेनेंस का तो मतलब हमें पता है कि मशीन बार बार मुरम्मत हुई होगी, सेटिंग अप द मशीन का क्या मतलब होता है? जी बताएं जी। नहीं जी, इंस्टॉलेशन नहीं है। सेटिंग अप द मशीन इंस्टॉलेशन को नहीं कहते, माजरत के साथ, वो नहीं है। एक मिनट जी। सेट, हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि आपकी एक मशीन है जिसपे ये ब्लू मार्कर बनने हैं। अब मैं हर मार्कर के लिए अलग मशीन नहीं लूँगा, एक ही मशीन होगी जिसपे पहले ब्लू मार्कर बनेंगे को 1000, फिर ब्लैक मार्कर 1000 बनने हैं, फिर रेड मार्कर बनने हैं। अब आपको पता है जब ब्लू मार्कर बनेंगे तो इंक बीच में ब्लू लगानी है, उसके अंदर डालनी है। पुरानी इंक के लिए सफाई करनी है उसको, मसलन जिस बॉक्स में या कंटेनर में इंक होगी उसमें से ब्लैक इंक निकाल के उसको धो धा के ये वाली, फिर उसके बाद ये जो कैप होती है इसके साथ, अगर मशीन थोड़ी ऑटोमेटिक है तो इसके साथ ये जो कैप है ये भी ब्लू वाली उस मशीन में इस तरह सेट करनी है कि ऑटोमेटिकली कैप लग जाए। इसके पीछे वाला जो ये है वो भी कलर ऊपर जो प्रिंट हो। मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर आपकी एक ही मशीन पे 3 तरह की प्रोडक्ट बननी है तो आप पहले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद मशीन को अगली प्रोडक्ट बनाने से पहले रेडी किया जाता है रोक के। वो जो रेडी करने का टाइम होता है ना उसको कहते हैं सेटअप टाइम। सेटअप मींस प्रिपरेशन ऑफ द मशीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैं बात समझ आ रही है? वही इनको ने जो कहा कि मशीन को तैयार करना है, रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, सेट करना है, डाइयाँ शाइयाँ ये वो चीज़ें, रंग वगैरह जो भी इसमें चीज़ें लगती हैं, मुझे क्या पता, वो सारी अरेंजमेंट्स करके मशीन को ब्लू मार्कर के बाद ब्लैक के लिए सेट करना है। फिर जब ब्लैक बना लोगे 1000 मार्कर या 2000, फिर आप उसको साफ सुफ करके रेडी करके फिर रेड बनाओगे। फिर रेड के बाद कौन से बनने, ग्रीन बनने, 4-5 कलर जितने मार्कर बनने एट अ टाइम, सारे मार्कर उस मशीन पे नहीं बन सकते। तो पिछली प्रोडक्ट बनाने के बाद मशीन को रोकना है, फिर अगली के लिए उसको रेडी करना है। तो आप ये समझ लें पूरे साल में इन्होंने जितनी दफ़ा मशीन को रोका होगा, रेडी किया होगा, उस पर कितना टाइम वेस्ट हुआ? 80 आवर्स। 80 आवर पूरे साल में 80 घंटे मशीन की सफाई और तैयारी पे लग गए समझ लो, ताकि उस पर आप डिफरेंट तरह की क्या बना सकें, प्रोडक्ट बना सकें। क्या मैं आपको बता पाया हूँ सेटअप टाइम किसे कहते हैं? प्रिपरेशन टाइम ऑफ द मशीन। चलती मशीन को प्रिपेयर नहीं करना, हाथ कट जाएगा, मसला हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप मिसाल मैंने मार्कर की दिया है तो यार उसमें इंक तो डालनी है ना, तो पुराना वो कंटेनर सफाई करके धो के कोई छोटी मोटी साइज़ के बेल्ट शेल्ट इस तरह कई चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये दोनों नॉन प्रोडक्टिव टाइम होते हैं। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट लास्ट मैन पढ़ें आप। लास्ट मैन ऊंची आवाज से, यहां तक एक फिक्रा पढ़ा, हजम किया। पढ़ने पे मैं बहुत टाइम लगाता हूं, उसके बाद हाल इसने जल्दी हो जाना, आप पढ़ने पे टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। हाँ जी, क्या लिखा है? पुरानी मशीन के खर्चे हैं, न्यू मशीन के 2008 के खर्चे एस्टिमेटेड बताए हैं। न्यू मशीन के देखें यहाँ पे हमने टोटल खर्चे कितनी मशीनों के लिखने हैं? अब 6 के, 6 ही ना, 5 पुरानी थी तो ऊपर खर्चे 6 के आने हैं, तो नई के बताने लगा है। अब 5 पुरानियों के जमा ये, इसी तरह नीचे घंटे भी 6 मशीनों के आने हैं।
अभी तक सिर्फ नई का डाटा दिया है, पुरानी का तो कोई मसला नहीं, नया दिया है, पुराना इसमें जमा होना है, वो अभी देखते हैं क्या दिया। आगे पढ़ो भाई, क्या क्या खर्चे दिए हैं। Electricity used by the machine during the production will be 10 units per hour, RS 8.5. जी, वो कहता है जब आप मशीन को प्रोडक्शन के लिए चलाएंगे, प्रोडक्शन के लिए 2400 घंटे चलेगी, 2600 नहीं। जब आप मशीन को प्रोडक्शन के लिए चलाएंगे तो बिजली के 10 यूनिट खाएगा ये मशीन। कितने यूनिट खाएगी? ये यूनिट प्रोडक्ट के यूनिट नहीं है, ये वो जो बिजली के नहीं होते मीटर के यूनिट, मीटर के यूनिट गिरते हैं। वो कहता है जी 1 घंटा मशीन चलाओगे ना तो 10 यूनिट गिरेंगे, और हर यूनिट की जो बिजली की कॉस्ट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हर घंटे पे अगर 8.5 रुपए पर यूनिट है तो 10 यूनिट 1 घंटे में फूक दिए तो 85 रुपए की बिजली लग जानी है 1 घंटे में। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आ जाएं, ये 85 की बिजली लगनी है, टोटल बिजली कितने की लगनी है? टोटल 2400 घंटे प्रोडक्ट्स बननी है जी। मेरा ख्याल है 2400 इंटू 10 करो तो 2,40,000 घंटे इंटू 8.5 रुपए। बात समझ आ रही है? मैथ है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। Cost of maintenance will be 25,000 per month. हाँ जी, मेंटेनेंस की कॉस्ट 25,000 रुपया पर मंथ है। पर मंथ का है तो साल में कितने महीने हैं? 12 से ज़रा दे दो। हर वो खर्चा जो पर मंथ दिया है, क्या चीज़? हाँ 11 इंटू 12 नहीं, सॉरी इंटू 11। ये गलती मैंने कर दी ना, देखा 12 क्योंकि वो अभी खुद बता कर आया था कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। आगे The machine requires the replacement of a part at the end of every month, which will cost RS 10,000. वो कहते हैं हर महीने के एंड पे ना आपके कुछ पुर्जे तब्दील होने हैं, हर महीने के एंड पे। और कितने के तब्दील होने हैं? हर रिप्लेसमेंट तो हर महीने के एंड पे चेंज होना है, तो 11 महीने चलना है तो 11। अब देखें हर पॉइंट में इंटू 11 करना है। अगर किसी बच्चे ने हर पॉइंट में इंटू 12 किया तो हर पॉइंट में नंबर नहीं कटेंगे, एक दफ़ा पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी हमेशा एक दफ़ा पड़ती है। जहाँ जहाँ इंटू 11 करना था मैं वहाँ गलती से इंटू क्या कर गया हूँ, तो सारा ही नहीं काटा जाएगा। अगर सारा काट दे ये TAB तो इसको छुरा चलाना कहते हैं, और ये छुरे ये चलाएंगे क्योंकि वो भी स्टूडेंट है। आई कैब ये छुरे नहीं चलाता। आई कैब हमेशा एक गलती की पेनल्टी एक दफ़ा देता है, अगली दफ़ा उस गलती को इग्नोर करके कोई और गलती पकड़ता है, इसीलिए आपको एक दफ़ा नंबर कटेंगे। अगर पूरे सवाल में इंटू 12 कर दिया आपने, करना क्या था इंटू, तो बस नंबर आपके 1 या 2 दफ़ा मैक्सिमम कटेंगे, ज़्यादा नहीं वो काटते। एक्यूमुलेट करके सेम मिस्टेक के नंबर नहीं कटते। MCQs नहीं है ये, MCQs में कट जाते हैं। MCQs में या हैं नंबर या कुछ नहीं है। आधे सवाल सही होने के नंबर कोई नहीं होते MCQs में। इसमें होता है कि आपके जितने पॉइंट्स में एक गलती रिपीट हो रही है, रिपीटिशन पे मार्क्स नहीं कटते। नेक्स्ट पढ़ो भाई आगे। A machine operator will be employed at RS 9,000 per month. हाँ जी, क्या है? बंदा रखेंगे मशीन ऑपरेटर 9,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, तो 11 महीने मशीन चलानी है। बस ठीक है, ये निकल आएगा, ये भी खर्चा, ये तो छापने इंटू 11 कर करके बस। आगे It is estimated that on installation of the machine, other departmental overheads will increase by RS 5,000 per वो कहता है जब ये नई मशीन इंस्टॉल हो जाएगी ना, उसके बाद आपके कुछ और एक्स्ट्रा अदर खर्चे होंगे, मिसलिनियस नाम नहीं बताए, बस अदर खर्चे बढ़ जाएंगे। और हर महीने के कितने वो खर्चे होंगे? 5,000 तो इंटू 12 नहीं करना, इंटू 11। ये सारे नई मशीन के मेरा ख्याल है 5 खर्चे थे। बिजली का खर्चा, मुरम्मत का खर्चा, पुर्जों का खर्चा, ऑपरेटर का खर्चा, और आखिर में अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स का खर्चा। जी नेक्स्ट आगे पढ़ो बेटा। Cutting department uses a single rate for the recovery of running costs of the machine. जी ये कंपनी पहले से सिंगल रेट यूज़ करती है ताकि अपने प्रोडक्ट वो उसके मशीन के खर्चों को रिकवर करने के लिए कॉस्ट में शामिल कर ले। आगे It has been budgeted that other 5 machines will work for $12,500 during year 2008, including 900 hours for the maintenance. अदर 5 का मतलब कौन सी मशीनें हैं? जो आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग मशीनें हैं ना, वो कहता है उनके टोटल घंटे जो बजटेड टोटल घंटे हैं 12,500 हैं, और उनके 900 घंटे मेंटेनेंस के नॉन प्रोडक्टिव थे। मेंटेनेंस नॉन प्रोडक्टिव होता है ना, तो इसका मतलब है जो आपकी एग्जिस्टिंग 5 मशीनें उसके 12,500 में से 12,500 टोटल हैं, 12,500 टोटल हैं, 900 उसमें भी मुरम्मत के घंटे निकाल दें, 11,600 प्रोडक्टिव घंटे हैं। ठीक है, आगे चलो बेटा।
इसमें सेटअप नहीं बताए हुए, इसमें सेटअप नहीं, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस के ही बताए हुए हैं। सेटअप ना ढूंढने बैठ जाना, दिए ही नहीं हुए इसमें। आगे Presently, the cutting department is charging Rs 390 per productive hour for recovery of planning costs of the जी, आपके इस वक्त जो आपके खर्चे हैं ना वो 390 रुपए का पर प्रोडक्टिव आवर कॉस्ट है आपकी 5 मशीनों की। 5 मशीनें जो प्रेजेंटली चल रही हैं ना, उनमें 1 घंटे की प्रेजेंटली 1 घंटे की जो प्रेजेंटली कॉस्ट है वो कितनी है? अगर प्रेजेंटली देखी जाए एग्जिस्टिंग मशीन की तो 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आवर है। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने कहा था आपने पर प्रेजेंट खर्चों में नए खर्चे जमा करने हैं, तो ये प्रेजेंट खर्चे पर आवर दिए हैं, मुझे टोटल चाहिए। तो बस ख़त्म सवाल। लिखें जी, स्टार्ट करें। 5 मिनट में 7 जल्दी। मैं नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूं। पहले हेडिंग दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, ज़िया टेक्सटाइल मिल, हमेशा न्यू पेज से शुरू करना है पास पेपर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, कंपनी का नाम है ज़िया टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। मैं बोल रहा हूँ, ज़रा स्पीड से लिखना है आपने, मेरे बोलने के साथ साथ चलना है और सवाल का डाटा सामने रखें। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जी, ये हेडिंग्स होगी। अब लिखे नीचे रिवाइज्ड मशीन आवर रेट, रिवाइज्ड मशीन आवर रेट, रिवाइज्ड मशीन आवर रेट इज इक्वल टू रिवाइज्ड बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ 6 मशीन्स। ये लिखें रिवाइज्ड बजटेड, ना भी लिखें रिवाइज को, मसला नहीं, टाइम कम हो पेपर में, लिखना ज़रूरी नहीं होता। बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ 6 मशीन्स, 6 मशीन्स रिवाइज लिखना है, लिखना है नहीं लिखना नीचे आ जाएं। बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स ऑफ 6 मशीन्स, रिवाइज लिखना है, लिखे नहीं लिखना। डिवाइड किस पे करना है? बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, प्रोडक्टिव का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स ऑफ क्या है, कितनी मशीनें? 2 लाइनें छोड़ के नीचे लिखें वर्किंग 1, इस तरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। हाँ जी, 2 लाइनें छोड़ दें, उसके बाद नीचे लिखें वर्किंग 1 प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। हाँ जी, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। 2008 के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। हाँ जी, वर्किंग नंबर 1 क्या है? प्रोडक्टिव। नीचे ये वाले की वर्किंग पहले कर रहा हूँ, छोटी रकमें पहले निकालता हूँ, मुझे आदत है, हालांकि इसको करना चाहिए, मैं पहले आसान रकमें निकालता हूँ। तो बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर, तो पहले एग्जिस्टिंग 5 मशीनों के लिखें। हाँ जी, टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर ऑफ एग्जिस्टिंग 5 मशीन्स। 5 मशीनों के कितने घंटे दिए हुए हैं? तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लें जी, टोटल उसने 12,500 का था, 900 मेंटेनेंस के थे, तो 11,600 घंटे आ गए, 11,600। इसके नीचे जमा कर दें टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर ऑफ न्यू मशीन। हाँ भाई, नई मशीन के कितने घंटे हैं? टोटल 2600 थे, 80 एक माइनस हो रहे हैं मेरा ख्याल है, और 120 एक, तो 2400 टोटल कर लें, 14,000 घंटे। ये लें, ये वर्किंग 1 का जवाब आ गया टेबल फॉर्म में। ऊपर जाके डिनोमिनेटर में 14,000 कॉपी कर लें। न्यूमरेटर की वर्किंग नहीं की अभी, डिनोमिनेटर की किया है। पहले पुरानी मशीन के घंटे लिखें, फिर नए मशीन के। इसी तरह पहले पुरानी मशीन के एफओएच एक्सपेंस लिखें, नई के ज़रा डिटेल से दे दिए उसने। पुरानी के 390 रुपए के हिसाब से दिए थे। तो अब हेडिंग दें वर्किंग 2, वर्किंग 2 क्या है जी? वर्किंग 2 में बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट 6 मशीन के जो हैं, बस इतना ही लिख दें, टाइम बचाओ। ऊपर हम सारा लिख चुके हैं। W1, तो ये
यहाँ पे हम इसके नीचे ही रुपीज़ की हेडिंग देंगे, 11 माह की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो आप लिखें जी सबसे पहले FOH एक्सपेंसेस ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन्स। हाँ जी, 5 मशीनों के एक्सपेंस लिखें पहले, 5 मशीनों के